अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है राशिदा ने यूपी इंडिया से। उनकी कज़न की ये सच्ची और खौफनाक कहानी है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बड़ी बहन का नाम आबदा और उससे छोटी का नाम साजदा था। ये दोनों कॉलेज में पढ़ रही थीं, अपने एक भाई के साथ शहर की जिंदगी में आबाद थीं। मां बाप भी इंतहाई पढ़े लिखे थे। तोहमात, जिन, जादू, भूत, तावीज़ात, इन बातों पे बिलीव नहीं करते थे। छोटी बहन जो साजदा थी, उसको हमेशा से खौफनाक फिल्में देखने का शौक था, खौफनाक कहानियां पढ़ने का शौक था। इंसान को कुछ शौक इस तरह के होते हैं जो बचपन से ही उसके साथ चलते हैं। जिन, भूत, परियां, चुड़ैलें, ये सब कुछ साजदा को भी पैदाइशी तौर पे ऐसा शौक था कि जहां उसके घर वाले इन चीजों को नहीं मानते थे कि अगर ये चीजें होती हैं, उनके वालिद का कहना था, तो इंसानों से बहुत दूर होती हैं, इंसानों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ज्यादातर इंसान के दिमाग की खलिश होती है। इंसान का दिमाग जब खौफ में मुब्तला हो जाता है, ऐसी चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है, तो फिर उसको ये सब महसूस होता है, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन उन मूवीज़ को देख के, कहानियों को पढ़ने के बाद इंसान के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है। एक वीरान जगह, एक वीरान लोकेशन, एक खंडर, एक ऐसी इमारत जहां पे घुप अंधेरा हो, जहां के बारे में किस्से कहानियां मशहूर हों कि यहां पे जिन्नात का, हवाई मखलूक का, यहाँ पे चुड़ैलों का बसेरा है। तो ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, जिसके अंदर खौफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक जुस्तजू पैदा हो चुकी थी कि मुझे भी ज़िंदगी में मौका मिले और मैं किसी ऐसे खंडर को, ऐसी इमारत को, किसी ऐसी जगह को ज़रूर विज़िट करूं। क्या होता है, लोग क्यों डरते हैं? उसने जो किस्से कहानियों में पढ़ रखा था, अब वो उसको एक हकीकी शक्ल देना चाहती थी कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, क्या मैं भी इसको महसूस कर सकती हूँ? या एक अंधेरे का खौफ होता है जो इंसान के दिमाग पे इस तरह सवार होता है कि उस अंधेरे के खौफ को वो जिन बना लेता है। उस अंधेरे के खौफ की वजह से उसको भूत, चुड़ैलें, आत्माएं नजर आती हैं। वो अक्सर अपनी बहन के साथ किसी नई कहानी को जब पढ़ चुकी होती, तो अपनी बड़ी बहन आबदा से वो कहती, आपी, मैंने एक और कहानी पढ़ी है, उसमें एक आत्मा का जिक्र था। एक ऐसी आत्मा जो मरने के बाद भी अपने घर वालों को नजर आती थी। और कभी वो अपनी एक और कहानी का जिक्र करती कि आपी, मैंने एक कहानी पढ़ी है जिसमें एक जादूगर था, जिसमें एक चुड़ैल थी, जिसमें एक डायन थी, जिसने रूप धार लिया। तो उसकी बहन कहती, साजदा, ये तो क्या पढ़ती रहती है? आज के दौर में भी तो ऐसी बातों पर यकीन करती है कि जिन ने एक रूप धार लिया, वो फलां रूप में आ गया, वो ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि तेरी कहानियां तेरी दिमाग के अंदर ऐसा भूसा भरती जा रही हैं कि जिन, भूत, ये चीजें तेरे दिमाग पे सवार होती जा रही हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंसान जब किसी चीज में इंटरेस्ट लेता है, उसकी जुस्तजू बढ़ जाती है, तो फिर वो मजीद की तलाश में निकलता है। उसको भी ऐसी ही तलाश थी। शहर की उस जिंदगी में कॉलेज जाते हुए तो कोई उसको ऐसा खंडर, कोई ऐसी इमारत अगर नजर भी आती, तो उसके अंदर वो कहां जा सकती थी, अकेली लड़की। लेकिन फिर उसको एक मौका मुयस्सर आ गया। वो लोग एक गांव जा रहे थे अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने के लिए। साजदा अपने मां बाप, बड़ी बहन आबदा और भाई के साथ रवाना हुई। जब उस छोटे से गांव में पहुंचे,
तो उस गांव की पुरफजा हवा को, उन लहलहाते खेतों को, दरख्तों की उन लंबी कतारों को जो जगह जगह पे लगे हुए थे, देख के वो तो ऐसी खुश हो गई। शायद उसके अंदर भी एक ख्वाहिश थी मैं गांव की ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूं। और पता लगा कि यहाँ वो एक हफ्ते के लिए रहने के लिए आए हैं। एक हफ्ता रहना होगा तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं था। जिस घर के अंदर उनकी रिहाइश हुई, ये एक बहुत बड़ा घर था। इस तरह का घर कि उसका एक हिस्सा जो बिल्कुल बैक साइड पे था, वहां पे मवेशी पाले गए थे, भेड़ बकरियां गाय भैंसें रखी गई थी। सामने वाला जो हिस्सा था वो बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए बनाया गया था, जिसको डेरा कहते हैं। और अंदर वाला जो दरमियान में हिस्सा बना हुआ था वो घर का हिस्सा था, जिसपे बेइंतहा कमरे बने हुए थे। वहां साजिदा की मुलाकात फौजिया से हुई, उसकी कजन फौजिया। फौजिया से मिलते ही दोनों के अंदर एक ऐसी दोस्ती की फजा कायम हो गई कि ऐसे जैसे बचपन की बिछड़ी हुई कोई सहेलियां मिल जाती हैं। तो पहले दिन से ही फौजिया उसको ले लेकर कभी इधर कभी उधर जा रही है। और वो कभी पीछे पहुंच के किसी बकरी को खड़े देख रहे हैं, साजिदा बकरी को प्यार कर रही है, उसके छोटे से बच्चे को गोद में उठा लिया है। कभी भैंसों के पास जाके भैंसों को प्यार कर रही है। और फौजिया महसूस कर चुकी है कि इसको बहुत शौक है, तो वो उसको हर घर का कोना, हर जानवर से उसकी मुलाकात करा रही है। जब घर का सारा विजिट हो चुका, सारी मुलाकात हो चुकी, तो साजिदा ने ख्वाहिश का इजहार किया, मुझे गांव भी दिखाओ ना। तो उसने कहा आ जाओ। वो उसको लेकर घर के बाहर निकली। घर के बाहर कई ऐसे दरख्त थे जिन पे फल लगे हुए थे, खजूरें लगी हुई थीं। फौजिया ने जब वो खजूरें तोड़ी, वो फल उसको खिलाए, तो वो खुश हो गई। पहली दफा जिंदगी में वो अपने हाथों से फलों को तोड़कर खा रही थी। इसी तरह गांव के मुख्तलिफ जगहों को देखते देखते अब शाम हो गई। अब वो अपने घर से काफी फासले पर फिर रही थीं। तभी फौजिया बोली, शाम हो गई है, चलो बस जल्दी करो, अब घर चलो, वरना घर वाले डांटेंगे। साजिदा बोली, क्यों डांटेंगे, हमने क्या किया है, देख ही तो रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो वो बोली, नहीं ना, जब अंधेरा हो जाता है तो जिस तरफ हम फिर रहे हैं ना, इसी तरफ ही है वो, जहां से घर वाले कहते हैं उसके करीब भी नहीं जाना। शाम को कोई भी नहीं जाता। करीब भी नहीं जाना, कोई भी नहीं जाता, किसकी बात कर रही हो, कौन है वहां पे? वो उसका बाजू पकड़ते हुए आगे बढ़ गई, जैसे जवाब भी ना देना चाहती हो, और उसको लेकर आगे बढ़ना शुरू होगी। वो भी खामोश हो गई। रात को जो दोनों सहेलियां बन चुकी थीं, उन्होंने इकट्ठे खाना खाया। सारे घर वाले बहुत खुश थे। रात को सब अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। साजिदा को यह गांव बहुत पसंद आया था। अगले दिन मजीद गांव की सैर करते हुए दिन की रोशनी में उसने कहा, फौजिया, कल तुम अंधेरा होते ही डर गई थी, उस जगह का कोई जिक्र कर रही थी, क्या है, क्या हुआ है? अब तो अंधेरा नहीं है ना यार, दिन की रोशनी है, मुझे बताओ ना। वो उससे बोली, उधर एक खंडर है, बहुत पुरानी बिल्डिंग, पता नहीं कब से बंद पड़ी है, टूट फूट का शिकार है। घर वालों ने सख्ती से मना कर रखा है कि उसकी तरफ कोई भी ना जाए। दिन को तो लोग शायद चले जाते हैं, जैसे ही शाम ढलती है, जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू होता है, उससे दूर दूर लोग इस तरह खौफजदा होकर भागते हैं कि कहीं उनको नुकसान ना पहुंच जाए। क्या उस खंडर में कोई डाकू रहते हैं? साजिदा ने मासूमियत से सवाल किया। वो बोली, नहीं, उसमें डाकू नहीं है, उसमें कोई जिन भूत और चुड़ैलें रहती हैं, जिन्नात रहते हैं। क्या सच कह रही हो? हां ना। साजिदा ने उससे पूछा, फौजिया, क्या तूने कभी जिन भूत देखा है? वो बोली, नहीं, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है, मैं कैसे देख सकती हूं? हमारी गांव की एक खाला है, वो बताती हैं, उनके शौहर एक दिन रात को उसी खंडर के सामने से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा उस खंडर के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ है।
वो शख्स इंतहाई बूढ़ा सा था। वो जब उसके बिल्कुल करीब पहुंचे, ऐसा लगा जैसे उसको किसी मदद की जरूरत है, वो मदद का तलबगार है। वो खाला का शोहर उसके पास गया और कहा, बुजुर्गो, आपको पहले नहीं देखा, आपको कोई मदद चाहिए? तो उसने कहा, हां बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम किस तरफ जा रहे हो? उसने अपने गांव की तरफ इशारा किया और बताया, इस तरफ मेरा घर है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। तो वो बोले, मुझे भी अपने साथ लेते जाओ, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, मेरी आंखें काम नहीं करती, मैं इसलिए अब चल नहीं सकता। मुझे भी इस गांव से आगे एक और गांव है, उसकी तरफ जाना है। औलाद कोई है नहीं, अकेला हूं, अपनी बहन के पास जा रहा हूं। अब परेशान था कि रात हो गई, यहीं लेट जाऊं, क्या करूं? तुम्हें आता देखा तो उठ के खड़ा हो गया कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। उसने बोला, आए बाबा जी, मैं आपको साथ ले जाता हूं। उस बाबे ने अपने हाथ में जो बड़ी सी स्टिक पकड़ी हुई थी, लकड़ी की छड़ी सी पकड़ी हुई थी, सहारे के लिए कहा, इसको पकड़ लो, मैं इसको दूसरे सिरे से पकड़ लेता हूं और तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आता हूं। उन्होंने ऐसे ही किया, उस लकड़ी के एक सिरे को थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गए कि बाबा भागना आना पड़े, क्योंकि बुजुर्ग बंदा था, वो आहिस्ता ही चल सकता था। वो चलते चलते तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट चले होंगे कि उनको महसूस हुआ कि अब बाबा को जिस तरह वो लेकर चल रहे थे, जिस तरह उनके हाथ को लकड़ी को पकड़ा हुआ था, दूसरे सिरे पे उस लकड़ी को बाबा जी ने पकड़ा हुआ था, इतना अब वजन भारी हो गया था कि उनको जैसे किसी जानवर को खींचना पड़ता है। बाबा शायद थक गए थे या क्या हुआ था कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। कोई चढ़ाई भी नहीं थी, लेकिन अब इतना जोर क्यों लग रहा है? उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा तो वो लकड़ी इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि एक सिरा तो उनके हाथ में था, दूसरे सिरे पे कौन है उनको नजर भी ना आया। जहां तक वो उस अंधेरे में देख सके तो लकड़ी जाती हुई नजर आई, दूसरी तरफ कोई भी था भी तो वो इतना पीछे रह चुका था कि वो उसको देख भी नहीं सकते थे। वो लकड़ी इतनी लंबी हो गई थी, शायद उसका वजन इतना ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से वो खींच भी नहीं पा रहे थे कि एकदम से उनको एहसास हुआ मामला गड़बड़ है। उन्होंने लकड़ी वहां पे फेंकी और भाग गए। साजिदा ने कहका लगाया और कहा, अरे भाई, ये कैसी बात कर रही हो सकता है उनको वैसे डर लग गया हो, रात का टाइम है, लकड़ी कैसे लंबी हो सकती है? क्या तुम्हारा दिमाग इसको मानता है? लकड़ी भी कभी लंबी हो सकती है? वो इस तरह की दलीलें देनी शुरू हो गई। तो वो बोली, फौजिया, ये कोई पहला वाकया थोड़ा है, यहां के तो वाकयात भरे पड़े हैं। अच्छा, और क्या हुआ था? वो तो ऐसी कहानियां मजे मजे से पढ़ती थी, ऐसी मूवीज देखती थी। फौजिया के मुंह से ऐसी बातें सुन के उसको तो मजा आ रहा, वो तो और सुनना चाहती थी कि तभी फौजिया बोली, एक दफा हमारे गांव का ही एक नौजवान, वो भी इसी तरह उस रास्ते से गुजर रहा था। रात का टाइम था, वो अपने किसी दोस्त से मिलकर दूसरे गांव से पैदल चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो उस खंडर के सामने पहुंचा तो जमीन पे एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा। वो बिल्कुल उसके करीब पहुंचा और उसकी मदद की गर्ज से रुक सा गया। उसने कहा, मां, आप कौन हो और यहां बैठी क्या कर रही हो? तो वो बोली, बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूं, पैदल चलती चलती यहां तक तो आ गई हूं, लेकिन तेज बुखार ने आके घेर लिया है, मुझे शदीद बुखार हो गया है। अब मैं मजीद चल नहीं सकती। मदद की तलबगार थी, लेकिन इस रास्ते से तो कोई गुजरा ही नहीं, तो यहीं पे बैठ गई हूं। मैं तो परेशान थी कि रात कैसे गुजारूंगी, किसी ऐसी जगह पे पनाह ही ले लेती, किसी गांव के पास, कि मैं वहां रात गुजार लेती। अब इस पुराने से खंडर के सामने मुझे तो डर लग रहा है कि तुम आ गए, तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं चौंक गई कि चलो कोई मदद आई है। तो उसने कहा, मां, तो आए ना, मैं आपको लेकर चलता हूं। वो बोली, बेटा, हाँ, मैं कोशिश करती हूं, थोड़ा सा मैं चलने की कोशिश करती हूं, जब मैं थक जाऊंगी फिर क्या होगा? उसने कहा, मां, आप इतनी भी मेरे लिए वो नहीं है, मैं नौजवान हूं, मैं आपको अपने कंधे पे उठा लूंगा। उसने कहा, ठीक है बेटा। वो उठकर खड़ी हुई। उस नौजवान ने उस बुढ़िया का जैसे ही हाथ पकड़ा तो एकदम से उसको करंट लगा, उसने हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ आग की तरह तप रहा था।
उसने कहा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, अम्मा आपके तो जिस्म में आग लगी हुई है, ऐसे है जैसे आपके वजूद में शदीद आग दहक रही हो। उसने कहा, बेटा मैंने कहा ना मुझे शदीद बुखार है, मैं इसलिए तो मदद की तलबगार थी कि इतनी तेज बुखार में मैं बेहोश भी हो गई तो कौन मेरी मदद करेगा? ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूं। उसने कहा, अम्मा आपको तो मदद की जरूरत है, आपको तो किसी हकीम के पास लेके जाने की जरूरत है, डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है। उठिए, आप देर मत कीजिए, आप चल नहीं सकेंगी, मैं आपको फिलहाल अपने गांव लेके चलता हूं, रात आप मेरे घर गुजारिए और सुबह आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास लेके चलेंगे। उसने बूढ़ी अम्मा को हाथ पकड़ के जब उठाया तो उसका हाथ वाकई बुखार की वजह से इतना गर्म था, दहक रहा था, फिर भी उसने मदद करने की गर्ज से उसको उठा के खड़ा किया और उसको उठा के अपने कंधे पे डाल दिया, इस तरह कि उसका सर आगे की तरफ और टांगे पीछे की तरफ। यानी जैसे इंसान को सामने खड़ा किया जाए, यानी जिस अंदाज में मैं बैठा हूं इसी तरह मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए, उसका मुंह मेरी तरफ हो और मैं उसको उठा के उसका मुंह पीछे की तरफ डाल दूं और उसका टांगे और नीचे वाला जो हिस्सा होगा मेरे सामने होगा। उसने भी उस अम्मा को ऐसे सीधा खड़ा किया, उठा के अपने कंधे पे डाला और तेजी से इस अंदाज में चलना शुरू किया कि वो जल्द से जल्द गांव पहुंच जाए, क्योंकि उसको लग रहा था उस अम्मा को उठाते ही उसके वजूद के अंदर एक ऐसी गर्मी आ गई थी, उस आग की तपश ने, जो बुखार की वजह से उस अम्मा को आग था उसके वजूद को जला रहा था। वो अब मदद करने का अहद कर चुका था, उसको रास्ते में छोड़ भी नहीं सकता था कि वो तेज तेज चलते हुए भागना शुरू हो गया कि मैं ज्यादा देर इतना गर्म वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, इतना तेज बुखार है, अम्मा तो मर जाएगी। वो इसी तरह अम्मा को लेकर तेज तेज चलता हुआ जब भागने किसी अंदाज में आगे गया तो उसको महसूस हुआ वजन अम्मा का बढ़ता जा रहा है। अम्मा का वजन इतना बढ़ता जा रहा है, वो एकदम से परेशान हुआ, हाँफना शुरू हुआ। उसको लगा वो जो अपने आप को समझ रहा था वो भाग रहा है, उसने तो कुछ ज्यादा फासला ही तय नहीं किया था। और जैसे ही वो हाँपना शुरू हुआ, वहां पे रुका तो क्या देखता है, वो उसी खंडर के ही सामने खड़ा है। और हैरत की बात ये थी, वो जितनी देर पैदल चला था, जितना वो भागा था, उसने जितना भी फासला तय किया था, वो तो वहीं का वहीं उसी खंडर के सामने खड़ा था। और रुका वो इसलिए था कि उसका जो वजन भारी भरकम हो चुका था। पीछे मुड़ के देखा तो उसकी टांगें वो दूर तक फैली हुई थी, जैसे उसकी टांगें उस अम्मा की जो उसके सामने थी, वो तो अंधेरे में भाग रहा था बेचारा कि जल्दी से पहुंचूं, लंबी होके कहां तक चली गई थी कि उसी वक्त जब उसने देखा उसकी टांगें लंबी हो गई, उसका मुंह पीछे हो गया था, उसने जल्दी से उसको नीचे फेंक दिया। जैसे ही उसको नीचे फेंका तो उसने एक जोरदार कहका लगाया। जैसे ही उसने जोरदार उस बूढ़ी औरत ने कहका लगाया, वो कहता है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बस इतना मुझे याद है मैंने कहका सुना और भागना शुरू कर दिया। भागते 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 वो अपने घर तक तो पहुंच गया। जब वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था तो घर वाले जल्दी से उठ गए, क्या पागल हो गया है, दरवाज़ा तोड़ना है इसने। और जब वो दरवाजे तक पहुंचे, दरवाज़ा खोला तो वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जब सुबह उठा तो उसको शदीद बुखार था, रात सारी वो बेहोश रहा, वो उसको पटियां करते रहे, शदीद बुखार में हो चुका था। और जब वो बेहतर हुआ तो उसने सब बताया कि यहां उसने ये देखा। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि वो नौजवान कभी कभी नशा भी करता था, वैसे सेहतमंद था, लेकिन लोगों ने कहा क्योंकि ये नशा भी करता है, इसको नशे की हालत में कुछ ऐसा महसूस हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे जो पहला वाकया हो चुका था उसने खौफ की वजह से किसी को नहीं बताया था, तो ये पहला नौजवान था जो इस तरह का वाकया उस खंडर के बारे में बता रहा था, जिसकी वजह से किसी ने कहा नहीं ये नशे की हालत में था इसलिए इसको ऐसा महसूस हुआ है। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसी जगह से दो गांव के पक्की उम्र के लोग पैदल चलते हुए उस खंडर के सामने पहुंचे। वो भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि उस नौजवान ने जो कुछ भी देखा है नशे की हालत में देखा है, उसके दिमाग का खुमार है, उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आए हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो दोनों चलते हुए आए हैं तो उस खंडर के सामने पहुंचे हैं, वो अपनी बातों में मसरूफ थे कि वक्त का पता ना लगे, रात हो चुकी थी, तकरीबन की रात के कोई 12-1 बजे का टाइम होगा।
वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचे तो उनके सामने एक इंतहाई नौजवान लड़की उस खंडर से बचाओ बचाओ कहती हुई भागी, जैसे उसको कोई मदद की जरूरत थी। और वो तेजी से भागते हुए सामने आ गई। जब उसने देखा कि दो लोग आ रहे हैं, वो भागते हुए उनके सामने आके खड़ी हो गई, हाँफ रही थी और मदद की इल्तिजा कर रही थी। उसके आंसू बह रहे थे, वो रो रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो दोनों चौंक गए। गांव के लोग थे, मदद करने को तैयार हो गए कि कौन हो, किससे तुम्हें खौफ है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, डरो मत। तो वो लगी, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं, वो मुझे मार डालेंगे, जायदाद के लिए मार डालेंगे, प्लीज मुझे यहां से ले जाइए, मैं आपको सब बता दूंगी, प्लीज मुझे यहां से ले जाइए। अगर हम पैदल चले तो हम तक पहुंच जाएंगे, हमें भागना होगा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सवाल कर रहे हूं, क्या इसकी मदद करनी चाहिए, एक नौजवान लड़की है और रात को मदद कर रही है। दूसरे ने कहा, हां हमें इसकी मदद करनी चाहिए, भागो हमारे पीछे, हम तुम्हें गांव तक ले जाते हैं, उसके बाद हम गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे। उस लड़की की शक्ल इंतहाई खूबसूरत थी, लेकिन उसने लिबास एक गांव की लड़कियों की तरह पहन रखा था। वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, उसी गांव की थी या किस गांव की, अभी ये तो पता करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उस लड़की ने कहा था हमें भागना होगा, वो ना हमें वो मार डालेंगे। तो वो तीनों भागते रहे, लेकिन वो दोनों फिर भी होशियारी से अपने साथ भागती उस लड़की को देखते रहे, जो खौफजदा थी, मुड़ मुड़ कर पीछे देखती थी कि कोई आ तो नहीं रहा। ना ही उसके पांव उल्टे थे, ना ही उसका हुलिया कुछ ऐसा था, एक नॉर्मल सी लड़की थी। और भागते 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 जब वो गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उन्होंने कहा, अब वो भी हाम चुके थे, थक गए थे, सांस चढ़ गई थी कि नॉर्मल हो जाओ, अब हम बहुत दूर आ गए हैं, अगर यहां पे कोई पहुंच भी गया तुम्हारा तो हम आवाजें भी मारें तो गांव के लोग उठ के बाहर आ जाएंगे, अभी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो लड़की भी खड़ी हाँप रही थी। उन्होंने खड़े होकर अपने सांस को दुरुस्त किया और कहा, बताओ अब कौन हो तुम और क्या मसला है, कौन तुम्हारे पीछे लगा था, हम तो वहां से तुम्हें भगा के ले आए हैं, लेकिन अब हकीकत बताओ हमें ताकि हम तुम्हारी मजीद मदद कर सकें। तो वो बोली, मेरे रिश्तेदार मेरी जमीनों पर, मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं अपने मां बाप की अकलौती औलाद हूं। मेरे मां बाप जमींदार थे। मेरे रिश्तेदारों को इसी बात का दुख था कि मेरे मां बाप को कोई बेटा नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही बेटी थी। उन्होंने मेरे मां बाप के पास रिश्ता भेजा ताकि वो मुझसे शादी करके तमाम जमीनें जायदादें उनको मिल जाएं। मेरे वालिद जानते थे कि ये लालची शख्स हैं, ये मेरी बेटी को इज्जत नहीं देंगे, ये लालच के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो मौके की तलाश में रहे और मेरे वालिद और वालदा जब गांव से बाहर जा रहे थे तो कोई नहीं जानता लेकिन मैं जानती हूं, वो जो मौके की तलाश में थे उन्हें रास्ते में ही मेरे वालिद को रोक लिया और उन दोनों को मार दिया। और फिर वो रोना शुरू हो गई। मेरे वालिद और वालदा मर चुके थे, मैं अब अकेली रह गई थी। लेकिन अब मुझे पता चल चुका था मेरे वालिद के कातिल वही लोग हैं। मुझे एक नौकरानी ने भी बता दिया था कि अब वो तुम्हें मारेंगे, और आज नौकरानी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि आज शाम को यहां से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार देंगे। मैं घर से तो भाग आई, लेकिन उनको कैसे खबर हुई मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो मेरे पीछे आ गए। और भागते भागते मैं इस जगह तक पहुंची और आगे तुम्हें देखा तो वो मेरे पीछे थे और तुम्हें मदद के लिए कहा तो तुम लोग मेरी मदद करते हुए मुझे यहां तक ले आए। यह है मेरी कहानी। वो दोनों पक्की उम्र के 45-50 साल के करीब उनकी उम्र थी, एक समझदार थे, सुलझे हुए थे, जानते थे कई देहातों में जायदाद के लिए ऐसा होता है। तो बोले, हम तुम्हारी मदद बिल्कुल करेंगे, गांव वाले भी तुम्हारे साथ होंगे, तुम परेशान मत हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें रात को ठहराने का मसला है। आज रात तुम हमारे घर में कयाम करो, सुबह उठ के हम गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे गांव भी चलेंगे और जो तुम्हारी मदद हो सकती है वो तुम्हारी मदद करेंगे। एक शख्स ने कहा, अगर तुम्हें मसला नहीं तो तुम अपने घर में, तुम्हारे घर में भी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, मेरे घर में भी माँ बाप हैं, बीवी बच्चे भी हैं, तुम भी इसको अपने घर लेकर जा सकते हो। अगर मुझे कहोगे मैं अपने घर लेकर चला जाता हूं। तो पहला शख्स बोला, नहीं मैं इसको अपने घर ले जाता हूं,
मेरे वालिदैन को, बीवी को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो तीनों चलते हुए पहले उसी शख्स के घर पहुंचे जहां पे दरवाज़ा खटखटाया गया। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और साथ एक लड़की को और गांव के शख्स को देख के वो परेशान हुई और पूछा क्या हुआ है। तो गांव का दूसरा शख्स बोला, भाभी सुबह तफसील से बता देंगे, फिलहाल इसकी मदद करनी है, ये रास्ते में हमें मिली है, आज रात को ये आपके घर पे रुकेगी, सुबह सारे गांव वाला को इकट्ठा करके इसकी मदद करेंगे। वो समझ गई कि ये भाई भी साथ हैं तो इसका मतलब है कोई मदद की जरूरत है। गांव का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स जो उसके शौहर का दोस्त भी था वो गवाही दे रहा था, तो उसने कहा हाँ हाँ आ जाओ। वो दोनों, लड़की और गांव का वो शख्स अंदर चले गए। वो खुदा हाफिज करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसकी बीवी ने एक चारपाई पे बिस्तर वगैरह लगा के कहा, ठीक है तुम यहां पे सो जाओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, खाना पीना कुछ हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करूं। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं, बस मुझे सोना है, मैं बहुत थक चुकी हूं। उन्होंने कहा ठीक है। उसको बिस्तर वगैरह लगा दिया गया, वो सो गई। उधर वो काफी पैदल चल के आया था, उसका शौहर भी भागा भी था, वो भी अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। उस शख्स की जो बीवी थी जिसने उसको बिस्तर वगैरह लगा के दिया था, पता नहीं क्यों उसके दिल में एक खलश सी थी कि पता नहीं क्या इस औरत से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इतनी हसीनो जमील लड़की मैंने गांव में इससे पहले नहीं देखी। गांव की कई लड़कियों को देखा है, दूसरे गांव से भी आती हैं, बहुत हसीनो जमील होती हैं, लेकिन जो इसका हुस्न है ये कुछ अजीब सा है, ये बहुत ही ज्यादा हसीनो जमील है। पता नहीं कैसे उसके दिल में एक खलश सी थी, उसके दिल में एक शक सा पैदा हुआ। वो सोई नहीं, लेटी रही और पता नहीं क्यों उसको लगा कि मुझे जाके एक दफा उसको देखना चाहिए। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसी कमरे में गई जहां पे वो चारपाई पे लेटी हुई थी। तो क्या देखती है, चारपाई खाली पड़ी है, वो बिस्तर पर नहीं है। वो हैरान सी हुई कि ये कहां गई। वो वहां से चलती हुई साथ वाले कमरे में गई जहां पे उसकी सास और ससुर सो रहे थे। उसने कमरे की खिड़की से जैसे ही झांक के देखा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और वही औरत उसके ससुर के चेहरे के ऊपर इस तरह झुकी हुई है कि उसकी कोई 1-1.5 फुट लंबी जबान बाहर निकली हुई है और वो अपनी लंबी जबान से उसके शौहर के मुंह को इस तरह चाट रही है जैसे कोई खाने से पहले मुंह में पानी भर जाता है, इस तरह की आवाजें निकालता है कि मेरे मुंह में पानी भर गया है और बस इसको मैंने खाना है, इसका खून पी जाना है। और उसने जैसे ही देखा कि वो इस तरह बड़ी सी लंबी सी जुबान निकाल के उसके ससुर को जो सो रहा है उसके चेहरे पे फेर रही है, और तभी उसकी निगाह उसके पांव पे भी पड़ गई। उसके पांव उल्टे थे। उसी वक्त उसने एक जोरदार चीख मारी। वो इतनी खौफजदा हो गई थी, उसने ऐसी जोरदार चीख मारी कि वहीं गिरी और बेहोश हो गई। उसकी चीख से घर वाले जाग गए, उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो रात सारी होश में नहीं आई। सुबह जब होश में आई तो उसका बुखार से बुरा हाल था और उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। बड़ी मुश्किलों से वो ठीक हुई और जब बताने के काबिल हुई तो उसने बताया कि वो औरत जो तुम लोगों के साथ रात को आई थी वो औरत नहीं, वो डायन थी, उल्टे पांव वाली चुड़ैल थी। और इस तरह उसकी 1.5 फुट 1 फुट लंबी जुबान थी और इस तरह वो मुंह पे चाट रही थी। और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। हैरत की बात यह थी घर के दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया गया था, तो वो कैसे गई थी? ताले दरवाजे अंदर ही लगे हुए थे। अगर कोई घर से बाहर जाता है तो जब तक अंदर का दरवाजा नहीं खोलेगा बाहर कैसे जा सकता है? दरवाजे सब कुछ बंद था, वो फिर भी चली गई थी, भाग गई थी। और उसके बाद वो बूढ़ा जिसको पहली दफा वहां पे उसके साथ वाकया हुआ था, डंडे वाला, वो भी सामने आ गया इस वाकये के साथ। उसने बताया हाँ मेरे साथ भी हुआ था। और उस नौजवान की बात जिसको कह के टाल दिया गया था कि नशे की हालत में इसको कुछ गलत फहमी हुई होगी, उसकी बात को भी सच मानने लगे। और वो फिर खंडर, एक भूतिया खंडर, एक ऐसा खौफनाक खंडर मशहूर हो गया कि उसकी तरफ फिर कोई भी नहीं जाता था। उसके बाद भी कई वाकयात हुए। एक वाकया तो गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, इसमें 5-6 लोग थे। अब मजबूरन शॉर्टकट ये रास्ता पड़ता है
जो गांव की तरफ आता है, अगर दूसरे रास्ते की तरफ से आए तो बहुत लंबा पड़ता है। तो वो 6-7 लोग थे, उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, हम इसी रास्ते से चलते हैं, लेकिन जब वो रास्ते में खंडर आएगा तो हम खंडर की सड़क पे नहीं गुजरेंगे, बल्कि उससे दूर फासले पे जो पगडंडी है, हम उस पगडंडी से होके, एक लंबा चक्कर तो पड़ जाएगा लेकिन उसके दूर होके निकल जाएंगे। अब वो 6-7 लोग इसी तरह चलते हुए जब उनको एहसास हो गया कि आगे अब वो लेफ्ट साइड पे खंडर आने वाला है, तो उन्होंने राइट साइड की एक पगडंडी ली, सीधा चलते गए। जब काफ़ी दूर हो गए तो फिर उसके बाद उल्टी साइड पे चलना शुरू हो गए कि ताकि हम उस खंडर के सामने गुजरें तो बहुत दूर से गुजरें कि उसी लम्हे उनके आंखों ने और कानों ने जो आवाज़ सुनी और वो देखा, वो इंतहाई भयानक था। बड़े बड़े आग के गोले थे जो उस खंडर से निकल रहे थे और ऊपर आसमान की तरफ जाते और गायब हो जाते। शुरू में 2 से 3 बड़े बड़े आग के गोले थे, ऐसे आग के गोले जैसे फुटबॉल होती है बड़ी सी, इतने बड़े बड़े आग के गोले थे, उससे जैसे कोई नीचे से फेंक रहा हो, जैसे कोई जहाज की तरह शां करके ऊपर जाता है, ऐसे निकले 2-3 और तेजी से ऊपर आगे पीछे होते हुए आसमान पे गए, गायब हो गए। और उसके बाद एक एक करके इसी तरह गोले थे ऊपर की तरफ जा रहे थे। सिर्फ आग के गोले नहीं थे, उनकी आवाज भी थी, जैसे शां की एक दूर तक जाने वाली एक आवाज भी सुनाई देती कि कोई चीज ऊपर आसमान की तरफ गई है और गायब हो गई है। वो 6-7 लोग जो बिल्कुल सामने थे, उसके करीब तो नहीं थे, काफी फासले पे, लेकिन इन आग के गोलों को देख रहे थे, इन शोलों को देख रहे थे। वो जमीन पे ही दबक कर बैठ गए। जब वो आग के गोले जो आसमान की तरफ बरस रहे थे वो चलना बंद हो गए, तो उन्होंने दौड़ लगा दी और गांव वालों को बताया कि हमने इस तरह का मंजर देखा है। वहीं गांव के एक बुजुर्ग ने भी गवाही दे दी, हां मैंने भी रात को उठा था तो आसमान में इस तरह गोलों को देखा था। साजिदा जो फौजिया की इस तरह की बातें सुन रही थी, अब उसका मन बचल रहा था, ऐसा उसका मन मचल रहा था कि वो लाजमी इस खंडर को देखे इतनी बातें सुन चुकी है, क्या वाकई ये सच है? वो जानती थी कि फौजिया तो जाने वाली नहीं है, लेकिन उसको मनाना पड़ेगा। उसने क्या किया, उससे और दोस्ती मजबूत की इस तरह की कि वो उसकी हर बात मानती गई। और जब तकरीबन 4था या 5वां दिन था, उसने उसे कायल कर लिया कि मुझे वो खंडर देखना है। वो बोली तू पागल हो गई है, तुझे इतना कुछ बता चुकी हूं। वो उसको कायल करते करते आ चुकी थी। 5वें दिन आखिर वो मानने को तैयार हो गई। उसने कहा चल ठीक है मैं चलती हूं, लेकिन तू ज्यादा देर नहीं देखेगी, बस दूर से देखेगी, वापस आ जाएगी। उसने कहा हाँ हाँ मैं दूर से देखूंगी, वापस आ जाऊंगी, वैसे भी दिन की रोशनी में तो कुछ नहीं होता ना, रात को होता है। उसने कहा हाँ। वो दोनों चलती हुई अंदर पहुंच गई। अंदर से मुराद उस रास्तों से चलती हुई बिल्कुल उस खंडर के सामने पहुंच गई। साजिदा ने देखा ये एक ऐसा पुराना सा खंडर था जिसके हवेली नुमा कोई घर था किसी वक्त का, जो अब खंडर बन चुका था। उसके काफी ज्यादा कमरे थे, काफियों की छतें गिर चुकी थीं, कुछ कमरे ऐसे थे जिनकी छतें अब भी कायम थीं। लेकिन ऐसा लगता था एक ऐसी हवेली, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जिसको जला दिया गया हो, जो काली स्याह थी, जैसे आग लगी हो, आग की वजह से वो काली स्याह हो गई हो। कुछ कमरों की दीवारें गिर गई थीं, कुछ कमरों की खिड़कियां भी बाकी थी, कुछ कमरों की छतें गिरी हुई थी, कुछ कमरे पूरे के पूरे इस तरह बिल्कुल महफूज थे जैसे इनको कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन यह सच था, उसका हुलिया बहुत ही खौफनाक और भयानक हो गया था। उसको दिन की रोशनी में भी सामने खड़े होकर साजिदा के जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आई कि वो सही कह रही थी, ये तो दिन को भी इतनी खौफनाक नजर आ रही है, रात को कैसे लोग इसके सामने से गुजरते थे। तभी उसने साजिदा से कहा, फौजिया से कहा, साजिदा ने, फौजिया हाँ ठीक है ये खौफनाक नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है, लोगों का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजा इसके अंदर चलते हैं। फौजिया का तो रंग उड़ गया। उसने कहा घर वालों को पता भी लग गया कि मैं तुम्हें यहां पे लेके आई हूं, तुम सोच भी नहीं सकती वो मेरा क्या हश्र करेंगे, और तुम कह रही हो मैं तुम्हें अंदर लेके चलूं, पागल हो गई हो, चलो यहां से। तो उसने उसे एक कसम दी और कहा अच्छा तुझे मेरी कसम, तू किसी को नहीं बताएगी, मैं अकेली जाऊंगी। उसने कहा तू पागल है, तू अकेली क्यों जाएगी? उसने कहा यार कुछ भी नहीं होता,
मैं तेरे सामने अभी जाऊंगी और वापस आऊंगी। और उसका इस तरह जज्बाती किया, इमोशनल किया, इतनी कस्में दी कि वो बेचारी डर गई और दोस्ती के नाते मजबूर हो गई। साजिदा उस जगह के अंदर चली गई। वो पहले टूटे हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई और उस कमरे से होते हुए जब आगे की तरफ जाने शुरू हुई तो फौजिया के पीछे से आवाज आई, अंदर मत जा साजिदा, अंदर मत जा यार, अंदर मत जा। लेकिन वो कहां रुकने वाली थी? वो तो फैसला कर चुकी थी कि मैं इसको अंदर तक देखूंगी। वो अंदर तक देखने के लिए चली गई। बाहर फौजिया की दिल की धड़कन तेज थी, वो खौफजदा हो गई थी। वो 2-3 मिनट का कह के गई थी, अब तो 10-15 मिनट होने वाले थे। वो वापस नहीं आई थी कि बाहर खड़ी हुई फौजिया ने चीखना शुरू कर दिया, साजिदा साजिदा साजिदा। कि उसकी आंखों ने एक मंजर देखा जिसके उसके मुंह से एक ऐसी खौफनाक भयानक चीख निकली कि वो बेहोश होते होते बची। लेकिन उस चीख को शायद अंदर साजिदा ने सुन लिया था कि बाहर खड़ी फौजिया के मुंह से एक ऐसी खौफनाक भयानक चीख निकली है, कहीं बेहोश ही ना आए। वो भागती हुई बाहर तो आ गई और वाकई उसको आके थाम लिया। वो बेहोश होने वाली थी। उसको जैसे कैसे होश में लाई, बेहोश तो नहीं हुई थी, और कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आओ चलें। और वो दोनों चलती हुई आके रास्ते तक उसको वो नॉर्मल करती आई, यहां तक कि वो नॉर्मल हो गई कि देखा कुछ भी नहीं, मैं वापस आ गई हूं। उसको भी लगा कि हां तुम वापस आ गई हो, लेकिन मैंने बहुत भयानक देखा था। उसने कहा यार कुछ भी नहीं, वो तुम्हारे दिमाग का खौफ होगा, क्या देखा तुमने? उसने कहा यार मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांप नहीं देखा। वो तो इतना बड़ा था कि अगर मुंह खोले तो इंसान को खा जाए। मैंने पूरा नहीं देखा, उसके सिर्फ चेहरे को देखा है। उस टूटी हुई बिल्डिंग की वो जो दीवार है उसके अंदर से उसने अपने मुंह को ऊपर किया है। इतना वो मोटा था जैसे एक पतला सा इंसान का वजूद होता है, यानी कोई अगर इंसान मर्द बहुत चौड़ा नहीं पतला सा मर्द हो तो उस मर्द का जितना वजूद होता है, सीना होता है, उतना मोटा वो था। उसने ऐसे मुंह उठाया और नीचे बैठ गया और मैं चीख मार दी कि ये तुम्हें खा जाएगा, लेकिन शुक्र है तुम बाहर आ गई। उसने कहा लेकिन तुमने वादा किया है बताना किसी को नहीं। उसने कहा साजिदा तुम भी वादा करो मेरा नाम नहीं बताओगी कि मैं तुम्हें लेकर गई हूं। उसने कहा यार क्यों परेशान हो रही हो, मैं किसी को नहीं बताती। घर तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही रात हुई साजिदा को बुखार ने आके लपेट लिया। जब तक सुबह हुई साजिदा काफी बुखार में तप रही थी। घर वालों ने देखा उसको काफी बुखार हो गया है। बुखार भी इतना तेज हो गया था कि उससे बोला भी नहीं जा सकता था। घर वालों ने पट्टियां शुरू कर दी, जिस तरह ट्रीटमेंट करते हैं गांव के लोग, उस तरह उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। लेकिन उसका बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फौजिया खामोश थी, वो डरी हुई थी कि बात मेरे ऊपर ना आ जाए। साजिदा के वाले साहब ने महसूस किया कि इसका बुखार तेज हो रहा है और इसको सारा दिन पट्टियां करने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा। तो वो जो 7 दिन का प्रोग्राम था उन्होंने एक दिन पहले ही जाने का प्रोग्राम बना दिया कि चलो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको यहाँ के हकीमों से तो फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। वो उसको वहां से लेकर शहर आ गए। शहर के अस्पताल में उसको एडमिट करा दिया गया। वहां पे भी उसको तकरीबन 1 हफ्ता लग गया बुखार को ठीक होते होते, लेकिन वो ठीक हो गई। लेकिन जब वो ठीक हो गई एक अजीब सी बात उसके अंदर हो गई थी। वो गुमसुम सी खामोशी हो गई थी। वो साजिदा जो चहचहाती थी, बातें करती थी, घर के काम काज करती थी, अपनी आप ही के साथ गपशप करती थी, वो चुप सी लप गई थी। कमजोर उस बुखार ने उसको इतना कर दिया था कि वो बिल्कुल खामोश सी बिस्तर पर लेटी रहती, थोड़ा सा चलती और थक सी जाती। घर वाले परेशान थे कि कोई गर्दन तोड़ बुखार है या कैसा बुखार हुआ है, क्या हुआ है, बेटी की हालत ही ऐसी हो गई है, कमजोर सी हो गई है, खामोश सी हो गई है। खैर 2-3 दिनों के बाद उसकी बहन ने महसूस किया कि जब ये कमरे में अकेली होती है तो बोलने की आवाज आती है, साजिदा जैसे बोल रही हो। वो कमरे के करीब पहुंची तो उसने कहा साजिदा, हां किससे बोल रही थी? किसी से नहीं, मैंने आवाज सुनी, ऐसा लग रहा था तुम कोई पुकार रही थी, मुझे बुला रही थी या किसी से बात कर रही थी। मैं तो कोई बात नहीं कर रही थी।
फिर कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन आबदा को महसूस होता कि वो जब कमरे में अकेली होती है तो बोलती है। एक दिन वो ऐसे ही कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची, दाखिल होने लगी तो वहां पे रुक गई। अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। उसने खड़े होकर सुना तो एक आवाज तो साजदा की थी, लेकिन साजदा जब खामोश होती थी तो उसके बाद एक और आवाज भी आ रही थी, किसी और की। वो चौंक सी गई कि ये तो किसी और की आवाज है, ये किसकी आवाज है। वो वहां पे रुक सी गई। हां, ये किसी औरत की आवाज थी, बहुत ही धीमी सी, बहुत हल्के से कोई बोल रहा हो। उसने एकदम से दरवाजा खोल दिया कि अंदर झांकूं कौन है। अंदर तो कोई नहीं था सिवाय साजदा के। साजदा किससे बोल रही थी? किसी से नहीं। मैंने आवाज सुनी है किसी औरत की, क्लियर आवाज सुनी है। तुम किसी से बोल रही थी? नहीं, मैं तो किसी से नहीं बोल रही थी। बहन अजीब हो गई। वालिदैन जो परेशान थे उन्होंने आबदा से पूछा, अभी तक इसकी कमजोरी नहीं जा रही, ये बोलती नहीं है, हाँ ना में जवाब देती है, क्या हुआ है? इस बुखार ने शायद इसके दिमाग पे गहरा असर डाला है। पढ़े लिखे लोग थे, उनके जहनों में यही था कि बुखार और इस तरह का शरीर बुखार हो जो हफ्ता ले जाए तो इंसान ना सिर्फ कमज़ोर हो जाता है, दिमागी तौर पे भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बज़ाहिर उस बुखार ने उसके फिज़ीक को, उसके जिस्म को भी लागर और कमज़ोर कर दिया था। तो इसलिए वो चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर होगी। वो उसकी बड़ी बहन को कहते, इसका ख्याल रखा करो। उसका भाई भी उसका काफ़ी ख्याल रखता। लेकिन एक दिन बहन ने अजीब महसूस किया कि वो जब शावर लेने के लिए गई, अब उसकी हालत ऐसी होती थी कि उसको मुश्किलों से खड़ा किया जाता था। वो थोड़ा देर उठती, थोड़ी सी वॉक करती, थक जाती थी, लेकिन इतना था चलो वॉशरूम वगैरह खुद चली जाती थी। काफ़ी दिन हो गए थे नहाए हुए। बहन ने कहा चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। तो बोली नहीं, मैं नहा लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर भी बाहर मौजूद रहूंगी, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं फौरन अंदर आ जाऊंगी, चलो नहाओ। वो खुद से उठी, वॉशरूम के अंदर चली गई। बहन बाहर खड़ी रही। शावर चलने की आवाज आई, नहाने की आवाज आई। वो सुनती रही कि कहीं पे मदद की जरूरत, या बहन को कहीं आवाज देती है, कहीं पुकारती है, थक जाती है, चक्कर ना आ जाए, कमजोरी है, मैं मदद करूं। क्योंकि तभी जो बिल्कुल दरवाजे के इस तरह करीब कान लगा के खड़ी थी, इसलिए कान लगाए हुए थे कि कहीं पे मदद की जरूरत ना पड़े, कि उसके कानों ने एक आवाज सुनी। एक क्लियर आवाज जो उससे पहले भी वो सुन चुकी थी, धीमी आवाज में किसी औरत के बोलने की आवाज। लेकिन आज दरवाजे के बिल्कुल करीब होने की वजह से, वॉशरूम छोटा होता है, कमरा बड़ा होता है, एक औरत की आवाज थी जो बोल रही थी, और उस औरत के साथ उसकी बहन साजिदा बात कर रही थी। 2-3 मिनट उसने जब क्लियर उस औरत की आवाज को समझने की कोशिश की, औरत क्या बोल रही है, क्या बातें हो रही हैं, वो बातों की समझ तो ना आई, लेकिन ये क्लियर हो गया कि कोई औरत है जो उसके साथ अंदर मौजूद है, जिससे वो बात कर रही है। कि तभी उसने बाहर से कहा, साजिदा किसके साथ बात कर रही हो, कौन है अंदर? साजिदा की आवाज आई, कोई नहीं, मैं अकेली हूं। साजिदा ने खैर जैसे कैसे शावर लिया, थोड़ी देर तक वो बाहर आ गई। कहा, कौन है? मैं तो अकेली थी, कोई नहीं था। लेकिन वो चौंक चुकी थी, और उसने उस दिन वही बात अपने मां बाप को बताई कि मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूं कि कमरे में जब वो अकेली होती है तो इस तरह बात करती है। और आज मैंने उसको शावर के लिए जब भेजा तो मैं बाहर खड़ी थी, मैंने क्लियर किसी और औरत की आवाज को सुना है। समझ तो नहीं आ सकती, लेकिन वो क्लियर उससे बोल रही थी। उससे पहले भी मैं औरत की आवाज सुन चुकी हूं। उसकी मां ने कहा, मुझे भी महसूस होता है कि जब वो अकेली होती है, किसी से बात कर रही होती है। उसके भाई ने, उसके बाप ने कहा, क्या आप पागलों वाली बातें कर रही हैं? दिमाग बुखार की वजह से, पता है, उसका लागर हो चुका है, जिस्म कमजोर हो चुका है, दिमाग भी कमजोर हो जाता है, इंसान इस तरह बात करता है। और कोई भी नहीं, वो अपने आप से बातें करती होगी। उसका और ख्याल रखें, हमें उसको और प्यार देने की जरूरत है, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब उसकी कमर में इतना दर्द रहना शुरू हुआ कि उसके कई टेस्ट हुए, उसको डॉक्टरों के पास लेके गए, किसी को कुछ समझ ना आए। डॉक्टर कहें हाँ ये कमज़ोरी की वजह से होता है, कमर ठीक है, इसको वर्जिश करवाएं, इसको वॉक करवाएं, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन उसके कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। बीमारी कोई भी ट्रेस नहीं हो रही थी। अब तो हालत ये हो गई, साजिदा सीधे चलने की बजाय जिस तरह बकरी का बच्चा या कोई जानवर, कुत्ता या बिल्ली चलती है 4 टांगों पे, इसी तरह अब वो अपनी हाथों और पैरों के सहारे चलती।
घर वाले ये देखकर चौंक गए। उनकी बेटी, उनकी बहन सीधी चलने की बजाय हाथ भी जमीन पे टच करती और पीछे दो पांव होते, जिस तरह कोई बकरी का बच्चा या कोई बिल्ली चलती हुई आती, इस अंदाज में वो इस तरह चलती। वो डर जाते इस खौफ में कि ये किस तरह चल रही है। उससे कहते सीधा चलो, वो कहती मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं सीधा नहीं चल सकती, और वो ऐसा ही चलती। टेस्ट वगैरह होते गए, बस इतना था कि वॉशरूम वगैरह किसी ना किसी तरीके वो चली जाती थी, लेकिन अब चलना उसका मुसलसल ऐसा हो गया था। उसकी कमर पे भी जख्म बनना शुरू हो गए थे। सब परेशान कि क्या करें, किसी की कुछ समझ ना आए। हर तरह का इलाज कर लिया गया, हर तरह के डॉक्टर से मशवरा कर लिया गया, यहां तक कि अब वो हालत ये होने लगी कि लेटे लेटे उसकी टांगें इतनी कमजोर होना शुरू हो गई कि उनकी टांगें इस तरह एक्स शेप में, जिस तरह कोई लेटा हो और लेटे लेटे अपनी टांगों को अपने सीने की तरफ कर ले और ऐसे एक्स बना दे, जिस तरह जेड का निशान होता है, एक्स का निशान होता है। उसकी टांगें इतनी कमजोर होती गईं, इतनी कमजोर होती गईं कि उसकी टांगों का एक्स बन गया और दोनों जो पांव थे उनका रुख उसके मुंह की तरफ हो गया। एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल हो चुकी थी। वो साजदा जो लागर होती होती, जो इस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह चलती चलती बिस्तर पे ऐसी लेटी कि उसके पांव भी उल्टे हो गए, तभी वालदैन को उस बात का जो मुसलसल इनकार करते करते इस नौबत आ गई थी कि उसकी टांगें ही अब टेढ़ी हो चुकी थीं, उनको मानना ही पड़ा कि हमें किसी पहले ही पीर फकीर को, किसी अल्लाह वाले को दिखा देना चाहिए था। ये मामला कोई और है। वो एक अपने जानने वाले दोस्त से उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने उनको एक सूफी साहब का बताया, सूफी कलीमुल्ला। उसके भाई जिसका नाम अशरफ था और उसके वाले साहब सूफी कलीमुल्ला को अपने घर लेकर आए। वो घर में दाखिल हुए। घर के अंदर पढ़ाई करते करते वो जैसे ही साजदा के कमरे में गए और कहा, बहुत देर कर दी आप लोगों ने। इस बच्ची के साथ तो कब से एक साया लग चुका है जो अब उस पर इतना हावी हो चुका है, लेकिन आप लोग अभी परेशान ना हो। इसकी सर के बाल और पहने हुए कपड़े वो मुझे ला के दें। जब कंघा करते हैं और बाल टूटते हैं, वो वाले बाल और इसके पहने हुए कपड़े ला के दें, मैं इस पे पढ़ाई करता हूं। उसके पहने हुए कपड़े और उसके सर के बाल उनको दे दिए गए। वो पढ़ाई करते रहे और जब पढ़ाई करके अगले दिन उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा, बहुत खबीस किस्म की एक जिन्नी है, एक औरत है जो उसके साथ लग चुकी है। मुझे आज रात ही उतारा करना होगा। मुझे एक बकरे का ताज़ा दिल, ताज़ा गुर्दे, ताज़ा फेफड़े और ताज़ा बकरे की ये चीज़ें चाहिए अमल करने के लिए। आज ही मुझे अमल करना होगा। वो एक ताज़ा बकरा लेकर आए। अब ताज़ी चीज़ें तो कोई कसाई तो नहीं दे सकता था, तो फेंक देते हैं या कहाँ ताज़ी मिलती। बकरा लेकर आए। बकरे को घर के अंदर ज़िबा किया गया और उसकी जितनी भी मतूबा चीज़ें थीं वो सारी निकाल दी गईं। जैसे ही रात हुई, सूफी साहब कमरे में दाखिल हुए और मुसलसल कुछ पढ़ते रहे। पानी पे दम किया, घर को दायरा कड़ा लगा दिया पानी के छिड़काव करके, और उसके बाद जो बिल्कुल सूखी हुई टांगों के साथ एक्स की तरह टांगे उसकी ऊपर की तरफ, जैसे पांव तो नीचे की तरफ होते हैं, कोई फोल्ड करके ऊपर की तरफ कर ले, ऐसी टेढ़ी हुई टांगों के साथ लेटी हुई जो साजदा थी, उसके सर पे खड़े होकर कुछ पढ़ते रहे कि पहली दफा घर वालों ने देखा कि साजदा के मुंह से ऐसी खौफनाक चीखें निकलनी शुरू हो गईं जो वो चीखें अब साजदा की नहीं थीं, किसी और औरत की चीखें थीं। सूफी साहब पानी का छींटा उस पर मारते और उसके मुंह से एक ऐसी गुर्राहट निकलती किसी औरत की, और इस आवाज को आबदा ने पहचान लिया। दबी दबी लफ्जों में जिससे बातें करती थी वो इसी तरह की ही आवाज थी और उसके अंदर गुर्राहटें आ रही थी। उसकी आंखें उसी वक्त गुराते गुराते लाल सुर्ख हो गईं और वो उसके ऊपर पढ़ते रहे। जब वो पढ़ चुके तो कहा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी मुझे अभी घर जाके अमल करना होगा और कल से फिर
मैं यहां आऊंगा, रात को अमल करूंगा। उसके भाई से कहा, ये इसके बाल और इसके कपड़े बहते हुए पानी में दूर जाकर फेंक आओ, किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके जाकर फेंक दो। उसके भाई ने जाके वो उसके कपड़े और वो बाल जो उन्होंने पढ़े थे वो जाके पानी में बहा दिए। सूफी साहब अपने घर चले गए और कुछ पढ़ते रहे। रात को उन्होंने क्या अमल किया कि अगले दिन वो फिर से पहुंच गए। शाम के टाइम सारे उनके मुंतजर थे, क्योंकि जब कल रात को वो पढ़ के गए थे और वो गुर्रा रही थी, गुस्से में चिल्ला रही थी, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, तो उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने पानी उसके ऊपर फेंका था तो वो नींद की आगोश में चली गई थी, जैसे सो गई हो, बेहोश हो गई हो। घर वाले डर गए कि ये क्या, ये बेहोश हो गई है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नींद की आगोश में है, जब ये जागेगी इसको सब कुछ भूल चुका होगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगी, आपने इसको कुछ नहीं बताना क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। और सुबह जब वो उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसी तरह जिस तरह रोज होती थी, बोल तो सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी। शाम को जैसे ही सूफी तबस्सुम साहब घर के अंदर पहुंचे, वो ताजे दिल, गुर्दे, फेफड़े, वो जो सामान मंगवाया गया था जिसके ऊपर वो रात को अमल करते रहे थे, वो लेकर आ गए। उस कमरे में आज दाखिल हुए तो वो इस तरह आज गुर्राने को तैयार थी, ऐसे झपटने को तैयार थी जैसे वो एक लागर सी साजदा जिसका वजूद सुकड़ चुका था, लागर हो गया था, कमजोर सा हो गया था, टांगे अकड़ गई थी, एक हड्डियों का ढांचा हो गई थी। वो इस तरह ताकतवर नजर आ रही थी जैसे अपनी लेटे लेटे हाथों को आगे बढ़ाएगी और सूफी साहब को मार डालेगी, ऐसी खौफनाक गुर्रा रही थी और ऐसे गुस्से में थी। सूफी साहब बोले, नहीं, तुझे जाना होगा, घर वाले परेशान ना हो इसलिए मैंने रात घर पे ही बैठ के अमल कर लिया, तुझे जाना होगा। तू जो भी है, मैं तेरी ताकत का अंदाजा लगा चुका हूं, लेकिन कुछ भी हो तुझे आज इस वजूद को छोड़कर जाना होगा। और मैं जानता हूं तू खबीस है। आज इस लड़की की टांगें ठीक होती तो मैं इतना भी जानता हूं ये उठ के हमला कर देती किसी भी घर वाले पे, किसी पे। ये तो चल नहीं सकती इसलिए लेटी हुई है, वरना तू ही है उसके पीछे। लेकिन तू अब तैयार हो जा जाने के लिए। उन्होंने जब उसके करीब जाके वो हाथ में पकड़े हुए दिल, गुर्दे, फेफड़े और इस तरह की जितनी भी चीजें थीं उसके करीब की, तो वो झपटना शुरू हो गई जैसे वो खींचे इन चीजों को उठाकर फेंक दे। लेकिन वो कुछ पढ़ते रहे, अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे, क्या पढ़ते रहे कोई नहीं जानता, लेकिन वो उसके जिस्म के ऊपर घुमाते रहे और वो झपट्टे मारने की कोशिश करती रही, लेकिन छीन ना सकी कि वो पढ़ चुके। और जब वो पूरे उसके जिस्म पे घुमा चुके, काफ़ी कोशिश के बावजूद वो झपट्टा मार के उनसे छीन ना सकी, तो उन्होंने उसके माथे पे लगा दी वो चीज़ें। जैसे उसके माथे पे लगाई तो वो ज़ोर ज़ोर से गुर्राना शुरू हो गई, चीखना शुरू हो गई, ऐसे जैसे किसी ने उसके वजूद को जकड़ लिया हो, जो अभी कुछ देर पहले झपट्टा मार रही थी, हाथों को आगे बढ़ा रही थी कि हाथों से मैं गर्दन ही दबा दूं। उसके हाथ तो काम करते थे, टांगे जकड़ी जा चुकी थी, अब वो हाथ तो चला रही थी इस अंदाज में जैसे किसी को कह रही हो मेरे माथे को छोड़ दो। वो चीज़ें उसके माथे पे रखी गई थी और इस तरह चीखती रही, वो पढ़ते रहे यहां तक कि वो बेहोश हो गई। और उसी वक्त उसके भाई से कहा, देर मत करो, इसको जितनी जल्दी हो सके फलां जो वीराना है, फलां कब्रिस्तान के आगे वहां पे फेंक के आओ, देर नहीं करनी। देर हो गई तो ये फिर आ जाएगी और पहले से ज्यादा ताकतवर होके आएगी। भाई बाहर निकला, उसने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट ही ना, जो बिल्कुल ठीक बाइक थी, बिल्कुल स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक ही स्टार्ट ना हो। वो समझ गया कि उसके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, क्योंकि उसको एक टाइम दिया गया था, उस टाइम से पहले पहले उसने ये फेंकना था। अगर वो लेट हो जाता तो उन्होंने कहा था वो वापस लौटेगी पहले से ज्यादा ताकतवर होके। भाई ने बाइक को छोड़ा, भागते हुआ गया कि किराए पे कोई भी टैक्सी रिक्शा पकड़ता हूं और भागता हूं। उसने 2-3 टैक्सियां, 2-3 रिक्शे जो भी उस वक्त था उसको किया, लेकिन वो रास्ते में बंद हो जाते। लेकिन जैसे कैसे वो पहुंच गया और उसने जाकर फेंक दिया। और फेंक के वो जैसे ही वापस मुड़ के आने लगा, क्योंकि पीर साहब भी उसके साथ गए थे,
और उन्होंने कहा था मैं रोकने की कोशिश की जाएगी लेकिन तुम परेशान मत हो। तो वो पहली सवारी में बैठे तो वो सवारी बंद हो गई, पीर साहब ने पढ़ा। फिर आगे एक और सवारी में बैठे, वो बंद हो गई, पीर साहब ने पढ़ा। पीर साहब के पढ़ने की वजह से जैसे कैसे वो वहां तक पहुंच गए। अब जब वो उस जगह पे पहुंचे तो पीर साहब ने कहा मैं इसी सवारी में बैठा हूं, जाओ फेंक कर आओ। और वो गया, दूर फेंक कर आ गया। और जैसे वापस आया वही सवारी ऐसे चली जैसे कभी रुकने का उसने नाम ही ना लिया हो। जो पहले रुक रही थी, मुख्तलिफ सवारियां बंद हो जाती थी, अब वो सुकून से वापस पहुंच गए। उन्होंने कहा बाकी अमल मैं कल करूंगा, समझो हमारा 80 से 90% काम हो गया है। भाई घर पहुंचा, वालिदैन को बताया कि 80 से 90% काम हो गया है, बाकी सूफी साहब कल आएंगे। सुबह उसकी बड़ी बहन आबदा नमाज के लिए उठी, वजू करने के लिए। तो वो क्या देखती है, घर का जो मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे को कोई खटखटा रहा है। भाई बाप शायद नमाज पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे या क्या हुआ था, अम्मी अंदर थी तो वो उस वक्त मौजूद थी कि इस वक्त सुबह सुबह, अभी तो नमाज का टाइम था, अंधेरा था, कौन हो सकता है। उसने कहा अम्मी को आवाज दूं, लेकिन चलो मैं ही दरवाजा खोल देती हूं। वो दरवाजे पे पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजे को खोला तो वो चीख मार कर बेहोश हो गई। वालदा उस चीख को सुन के भागती हुई आई तो आके देखती है गेट पे बेटी बेहोश पड़ी हुई है, गेट खुला हुआ है, बाहर कोई भी नहीं है और 2 थैले उसके पास पड़े हुए हैं। भाई और बाप आए, वो परेशान हो गए, उसको होश में लाया गया और उससे पूछा गया क्या हुआ है। जब वो होश में आ गई तो इतनी खौफजदा थी, उसने बताया कि मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला है, दरवाजे के बाहर एक अस्तहा टाइप सांप, जिसका धड़ एक सांप का था और उसका ऊपर वाला सर एक खौफनाक औरत का था। एक बूढ़ी औरत की तरह उसका सर था जो बहुत ही खौफनाक थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका मुंह बहुत बड़ा था, उसके दांत बहुत छोटे छोटे बारीक से थे, उसके छोटे छोटे कान थे और अजीबो गरीब खौफनाक सी वो औरत थी। और सर से सफ़ेद बालों के साथ थी, आधा गंजा सर, आधे सर पे बाल थे और उसके 2 हाथ, वो सांप की तरह का उसका वजूद था जैसे कोई बड़ा एनाकोंडा अस्तहा होता है, इतना बड़ा सांप था। और वो इस तरह उठकर बैठी थी और उसके बाकायदा इंसानों की तरह 2 हाथ थे। एक हाथ में ये शापर था और दूसरे हाथ में शापर था और उसके शापरों में मैंने देखा था एक वही शापर था जिसमें दिल, गुर्दे, फेफड़े और इस तरह की चीज़ें जो पढ़ाई करके फेंकवाई गई थी। एक हाथ में वो शापर था और दूसरे शापर में कमीज़ नज़र आ रही थी। लेकिन मैंने उस औरत को, उस सांप नुमा औरत को देखा तो मैं तो चीख मार के बेहोश हो गई, क्योंकि वालिद और भाई देख चुके थे। ये वही शापर थे, एक शापर जो पानी में बहा कर आ गए थे और दूसरा शापर वही था जो पीर साहब ने कहा था टाइम से पहले हमने मतलूबा जगह पर फेंकना है वरना ये ताकतवर होकर लौट आएगी, अगर देर हो गई तो। वही अस्तहा बन के वही दोनों शापर आकर फेंक गई थी कि ये लो तुम्हारे शापर, तुमने देर कर दी, मैं ताकतवर होकर आकर तुम्हारे मुंह पे ये शापर फेंक गई हूं। वो शापर घर में फेंक गए। भाई और बाप परेशान हुए, सीधे भागे, क्योंकि अंदर कमरे में हंसने की आवाजें आ रही थीं। साजदा कमरे में शदीद कहके लगाकर हंस रही थी, जैसे उस पर दौरा सा पड़ गया हो कहका लगाने का और उसके मुंह से हंसी का तूफान निकल रहा था। वो इस बात का सबूत था जैसे उसके अंदर मौजूद वही भयानक सी औरत डाइन ये पैगाम दे रही थी, मैं तो लौट आई हूं तुम्हारे घर पे दरवाजा खटखटा के अस्तहा का रूप धार के, जिसका मुंह एक औरत का था, वो दोनों शापर फेंक गई हूं। ये लो जो पानी में बहा के लाए थे मैं वो भी ढूंढ के ला के तुम्हारे घर के सहन में डाल के जा रही हूं, और वो शापर भी जो तुमने जंगल के कब्रिस्तान से दूर फेंकवाया था वो भी देखो मैंने तुम्हारे सहन में फेंक दिया है। इसी वजह से अब मैं अंदर साजदा के वजूद के अंदर वापस आके कह के लगा रही हूं। वो भागते हुए सूफी साहब की तरफ गए तो उधर सूफी साहब के घर पता लगा कि सूफी साहब अचानक शदीद बीमार हो गए हैं। जब उनको बताया गया कि फलां आए हैं तो उन्होंने अंदर बुला लिया और बिस्तर पर लेटे हुए थे और उन्हें कहा, हाँ हमसे गलती हुई है, वो जो शापर हमने टाइम पे पहुंचाना था वो हम टाइम पर नहीं पहुंचा सके, या मैंने एक गलती की है। साजदा के भाई अशरफ की तरफ देख के कहा, उसका नाम अशरफ ही था ना, अशरफ की तरफ देखकर कहा
कि जब मैं तुम्हारे साथ चला गया था तो आखिर में भी मैं तुम्हारे साथ जाता, एंड तक जाके फेंकवा के आता। शायद तुमने पीछे छोड़ दिया है, आगे छोड़ दिया है, जो जगह कही थी तुमने वहाँ पे नहीं फेंका। कुछ ना कुछ हमसे गलती हो गई है और उसका वार ये हुआ है कि जो तुम लोग बता रहे हो कि घर में ये कुछ हुआ है, जिस लम्हे वो फेंक कर गई है उसी लम्हे मुझे भी झटका लगा है, शदीद किस्म का झटका, और मैं समझ गया था वो लौट आई है पहले से ज़्यादा ताकतवर होके। मैंने अपना दायरा कड़ा तो कर लिया, लेकिन उसका वार चल गया। वो जो झटका मुझे लगा गई थी, देखो मैं बुखार में तप रहा हूं। अब हम देर नहीं कर सकते। मेरे जिस्म को उसने झटका लगा दिया है, मैं बुखार में चला गया हूं। मैं चाहूं भी तो अभी कुछ नहीं कर सकूंगा। मेरे उस्ताद हैं, जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचो और उनको बुला कर लाओ। अगर देर हो गई तो वो साजिदा को भी साथ ले जाएगी, और हो सकता है घर के किसी और फर्द को भी साथ ले जाए। दरवाज़ा खोलने वाली बच्ची को भी शायद वो अपने साथ ले जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, वो उसी खंडर से आई है। बस देर मत करो, देर हो जाओगी। बाप बेटे को जब इस खबर का एहसास हुआ तो वो भागे पीर साहब के उस्ताद के पास। उनको पता चला उस्ताद साहब बाहर गए हुए हैं, वो शाम तक लौटेंगे। वो शाम तक उनके घर के बाहर ही मौजूद रहे। जब वो शाम को लौटे तो उन्होंने उनको सारी मालूमात फराहम की और कहा, हम तो सुबह से आपके इंतजार में थे, कहीं देर ना हो जाए। तो वो बोले, देर मत करो, चलो। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे, पीर साहब ने सीधा कमरे के अंदर दाखिल होकर साजिदा को देखा। साजिदा बिल्कुल नॉर्मल लेटी थी, लेकिन पीर साहब के उस्ताद को दाखिल होता देख के उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई, लेकिन गुराई नहीं। वो चुप करके खड़े रहे, कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद कहा, जल्दी से यहां से रवाना हो, हमें उसी गांव जाना है और उसी गांव के उसी खंडर में जाना है। परेशान हो गए, कौन से खंडर में? ना भाई को पता था ना बाप को। उन्होंने कहा, इसके बताने का वक्त नहीं है, चलो अभी। वो उसी गांव पहुंच गए। वो जैसे उस गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोग परेशान हो गए। वो इमरजेंसी में पहुंचे थे कि सब खैरियत। उनको बताया गया कि हमें उस खंडर जाना है। पीर साहब घर के सब लोगों से मिलते जा रहे थे और वो फिर फौजिया से भी मिले और फौजिया से कहा, बेटी कोई नहीं जानता, मुझे जल्दी से बता दो उस दिन क्या हुआ था। फौजिया ने कह दिया कि इस तरह हम गए थे, मैंने इस तरह एक अस्तहे को देखा था और मैंने चीख मारी थी, इस तरह वो बाहर आई थी और उसके बाद रात को उसको बुखार आ गया था। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को ना बताऊं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक, प्लीज आप भी ना बताइएगा। वो बोले, बेफिक्र हो जाओ। उन्होंने उसी गांव के अंदर उस रात बैठ के कोई अमल किया और जब सुबह हुई तो गांव वालों से कहा, चल के मुझे वो खंडर दिखा के आओ। दिन की रोशनी में वो उस खंडर के अंदर गए, बाकी लोग बाहर मौजूद रहे और वो पीर साहब जो थे वो अंदर गए। वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, वो अंदर गए, क्या करते रहे कोई नहीं जानता रहा और वापस आ गए और बोले, आज रात मैं इसी खंडर में गुजारूंगा। गांव के लोग डर गए, खौफजदा हो गए कि इतना बड़ा फैसला कि आप इस खंडर में रात गुजारेंगे। वो बोले, हाँ, और इसका कोई हल नहीं है। खाना वगैरह रात का खा लिया गया। अब सब परेशान थे। गांव के लोगों ने कहा, हम आपको अकेले तो जाने दे रहे हैं, लेकिन हम मौजूद रहेंगे। आज गांव सोएगा नहीं। जहां आपको मदद की ज़रूरत होगी, हम अपने हाथों में आग लिए, डंडे सोटे हाथियां लिए और हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। वो बोले, परेशान मत हो, अगर मैंने रात गुजारने का फैसला किया है तो ऐसे नहीं किया। वो बहुत ताकतवर है और मेरे शागिर्द ने जब उसके ऊपर अमल किया तो एक गलती की वजह से वो बहुत और ज्यादा ताकतवर होके आ गई है। मैं उस जब घर से होके आया हूं तो उसको इतना तो रोक आया हूं कि मजीद कोई वार न कर सके, उस बच्ची को भी कुछ न कर सके और किसी को और को कुछ न कर सके। लेकिन आज रात उसकी और मेरी एक जंग है। हम दोनों में से कोई एक बचेगा, या वो बचेगी या मैं बचूंगा। अगर मैं बच गया तो सिर्फ वो नहीं मरेगी, इन खंडरों में जितने भी आबाद हैं ये सब के सब मरेंगे। और खुदा ना खास्ता मुझे कुछ भी हुआ तो इतना मैं तुम लोगों से वादा करता हूं और इतना तुम लोगों को हल्फ देता हूं, तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरी जान जाएगी, ये फिर भी मरेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे मैं मर जाऊंगा।
नहीं, या इनको मरना होगा, और अगर ये मुझे मारने में कामयाब हो गए तो मौत इनकी भी लाजमी है, क्योंकि एक रात पहले ही मैं ऐसा अमल कर चुका हूं जो उनको मारने के लिए काफी है। आज आखिरी लड़ाई है। धड़कते दिलों के साथ, खौफजदा लरजते जिस्मों के साथ गांव के लोग हाथों में शमए जलाए, आग जलाए वहां पहुंच गए। पीर साहब ने खुदा का कलाम ऊंची आवाज में खड़े होकर पढ़ा और उसके बाद चलते हुए अंदर चले गए। जब वो अंदर जाके बैठे तो गांव के लोग बाहर ही मौजूद रहे, लेकिन वो पीर साहब कह गए थे काफी फासले पे। उस रात गांव के लोगों ने जो मंजर देखा, उससे पहले भी वो कई दफा देख चुके थे कि आग के गोले होते थे जो फुटबॉल से बड़े होते थे, वो आग के गोले जो शोलों में लिपटे होते थे, जिससे शोले निकल रहे होते थे, वो आसमान की तरफ जाते थे। उस रात उन्होंने आसमान से उन गोलों को इस बिल्डिंग के अंदर आते हुए देखा। उससे पहले वो गोले इस बिल्डिंग से निकलते थे, आसमान में जाके गायब होते थे। उस रात उन्होंने देखा आसमान से कई आग के बड़े बड़े गोले हैं जो बरस रहे हैं इस इमारत के अंदर, और जैसे ही वो गोला नीचे गिरता था वहां पे आग सी लग जाती थी। ऊपर से बड़ा सा गोला गिरता था, एक धमाके की सी आवाज सी आती थी और आग सी लग जाती थी। कितनी देर वो गोले इसी तरह गिरते रहे, और उसके बाद बाकायदा अंदर से ऐसी आवाजें आना शुरू हो गईं जो अजीबो गरीब आवाजें थीं, जैसे अंदर कोई भगदड़ मच गई हो। दूर खड़े हुए थे इतने फासले पे, फिर भी आवाजें आ रही थीं जैसे भगदड़ मच गई हो, कांच टूट रही हो, कोई लकड़ी टूट गई हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई चीज गिरी हो। अजीब सी आवाजें थीं जैसे कोई कमरे में मौजूद हो और सामान को तोड़ना शुरू कर देता है, ऐसे जैसे कोई सामान को तोड़ रहा हो, उसके हाथ में हथियार हो, कुल्हाड़ा हो, कोई ऐसी चीज हो जो मारे और चीज को तोड़ दे। ऐसे टूटने की आवाजें आ रही थी, एक भगदड़ की आवाज, चीखो पुकार की आवाज। वो सारे अपने अपने मजहब के हवाले से, जो जिस मजहब से था वो बाहर अपना विरद कर रहे थे, वो अपने मजहब के हवाले से तस्बीह कर रहे थे, जंतर मंतर पढ़ रहे थे, जो भी था वो अपना पढ़ रहे थे। उधर पीर साहब मुसलसल जिस लड़ाई में मसरूफ थे, कोई नहीं जानता था बाहर पीर साहब जिंदा निकलेंगे या पीर साहब भी वहीं पे चल बसेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं मर भी गया बचेंगे ये भी नहीं। लेकिन उन्होंने देखा सुबह अजानों के टाइम पीर साहब बाहर आए, पसीने पसीने थे, उनके कपड़े मैले हो चुके थे, कई जगहों से कपड़े फट चुके थे, एक ऐसी हालत जैसे कोई इंसान किसी से लड़कर आता हो। मुस्कुराते हुए बाहर आए और कहा यह एक नहीं था, एक बहुत बड़ा कबीला था और इंतहाई ताकतवर कबीला जो सदियों से आबाद नहीं था, यहां आके आबाद हो गया था। उससे लड़ने में बहुत टाइम लगा, थक गया हूं, लेकिन तुम सबको मुबारक हो, मैं जिंदा सलामत ना सिर्फ वापस आ गया हूं। उस पूरे कबीले को जिन्होंने अपनी मदद के लिए बाहर के लोग भी बुलाए थे, बाहर के भी कई जिन्नात जो ताकतवर थे अंदर आ गए थे मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन अल्लाह ने अपने कलाम के सदके मुझे फतह याब किया और मैं जिंदा सलामत आपके सामने हूं। मेरे लिए वज़ू का बंदोबस्त करें, मैंने नमाज पढ़नी है। उन्होंने वज़ू किया, उन्होंने नमाज पूछी। गांव वाले बेचैन थे उनसे पूछ सके कि अंदर कैसा रहा, तो उन्होंने बताया ये राज की बातें होती हैं, बस यूं समझो एक नहीं कई थे और सब ताकतवर थे, लेकिन खुदा ने मुझे फतह याब किया, मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया। अब ये खंडर बिल्कुल खाली हो चुका है। आज के बाद इस खंडर से कभी किसी को कोई डर खौफ नहीं होगा। वो बच्ची गलती से अपनी जुस्तजू, अपनी ख्वाहिश, आज के बच्चे हैं, उसको देखने के लिए तो अंदर चली गई, लेकिन एक नहीं दो उसके साथ जुड़ गई थीं और उस बच्ची को खाए जा रही थीं। और जब मेरे शागिर्द ने उनको जकड़ने की कोशिश की तो वो अकेली नहीं थी, उसने मदद के लिए बुला लिए थे। एक उसके साथ हमेशा रहती थी, एक आती जाती रहती थी, लेकिन उसने मदद के लिए बुला लिए थे, इसलिए वो ढूंढ कर ले आए। मेरे शागिर्द ने देर नहीं की थी, टाइम पे ही फेंकवा दिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, जिस जगह फेंकना था उससे पहले ही फेंक दिया। ये आगे फेंकना था, काश वो साथ चला जाता। तो बच्चे को, अशरफ को पता नहीं था, पहले फेंक आया, खौफजदा था और उनको मौका मिल गया। उन्होंने अपनी मदद के लिए पीछे से बुला लिए और उन्होंने चीज़ें ढूंढ के घर में फेंक दी कि अब लड़ाई का वक्त हुआ जाता है। और यूं
फिर मुझे बीच में आना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। गांव वालों ने उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी आओ भगत करना चाहते थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। वो वहाँ से वापस आए क्योंकि साजिदा का भी इलाज बाकी था। वो घर पहुँचे, साजिदा के लिए पानी दम करके दिया, घर के अंदर पूरे पानी का छिड़काव किया और कहा 1 हफ्ते तक मुसलसल इसको पानी पिलाते रहना है, इसकी टांगों पे भी पानी डालते रहना है, इसकी टांगों की मालिश करनी है, डॉक्टर से जितनी मदद ले सकते हैं क्योंकि इसकी हड्डियां एक जगह पे फिक्स हो गई हैं, इनकी रगों ने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। जिनाती असर तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरह वो इनकी टांगों को इस तरह एक्सरे यानी मुंह की तरफ फिक्स करके एक्स बना के जकड़ गई हैं, अब इन्हें डॉक्टर की मदद से और मालिश की मदद से ठीक करना होगा। 1 हफ्ता उसको पानी पिलाया जाता रहा, उसको बाकायदा डॉक्टर के पास लेके जाते रहे, उसकी टांगों की आहिस्ता आहिस्ता मालिश करते रहे, रगों को एक्सरसाइज करवाते रहे। बहुत टाइम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो जकड़ी हुई टांगें थी उसने काम करना शुरू कर दिया। और कहते हैं तकरीबन उसको पूरा रिकवर होने में 1 साल लग गया था, कि 1 साल बाद वो इस काबिल हुई थी कि वो चल भी सकती थी, दौड़ भी सकती थी, और फिर उसकी सेहत भी ठीक हो गई। लेकिन ये बातें छुपी कहां रह सकती हैं, ये सबको पता चल गई थी। और उसके बाद बाकायदा तौर पे उसने अपनी जो पढ़ाई रुक गई थी, उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उसकी एक जगह पर शादी कर दी गई। लेकिन वो हमेशा उन पीर साहब के साथ जुड़ी रही। पीर साहब हर कुछ अरसे के बाद साजिदा बच्ची से मिलने के लिए आते, उसके सर पे हाथ फेरते और उसको पानी दम करके देते। यहां तक कि जब वो बिल्कुल ठीक हुई और एक वक्त आया, उन्होंने कहा अब इस बच्ची की शादी कर दी जाए, कुछ भी नहीं होगा। वो फिर से खूबसूरत हो गई थी, फिर से रंग रूप निकल आया था, उसका जिस्म वापस लागर से सेहतमंद हो गया था, और यूं एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी गई। लेकिन ये एक ऐसा खौफनाक और भयानक वाकया था जिसने पूरे खानदान को हिलाकर लर्जा कर रख दिया था। वो कहां भूल सकते थे। जब लोग नॉर्मल होके अपनी अपनी जिंदगियों को लौट जाते हैं, शादी करके बीवी बच्चों वाले भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी खौफनाक बातें कभी भी नहीं भूलती, जहनों पर सवार रहती हैं। और उन्होंने कहा कि जब आपके हवाले इस कहानी को किया है और आप जब सुनाएंगे तो हमारे तो रोंगटे वैसे ही खड़े हो जाएंगे, लेकिन सुनने वालों को भी अंदाजा होगा कि जिंदगी में कितने राज हैं, खौफनाक भयानक राज जो छुपे हुए हैं, और आप उन राजों से पर्दा उठाएंगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।